रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों को आतंकी बताया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी, जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। वहीं स्वामी के बयान के बाद हनुमानगढ़ी के मंत राजू दास ने उन पर हमला बोला और कहा कि स्वामी का बयान हिंदुओं पर हमला है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस करने की बात कही है। भगवान राम को गाली देना, भगवान कृष्ण को गाली देना दुखद था, निंदनीय था। तो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम साधु संत हैं। कोई रामचरितमानस को जलाए और कोई भगवान राम को गाली दे, इससे आहत होकर मैंने बयान दिया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको हम इतना देंगे। बांदा में मस्जिद में अवैध निर्माण कार्य को लेकर खूब हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरअसल आरोप है कि मस्जिद के ऊपर गलत तरीके से दूसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस के मुताबिक काम को रुकवा दिया गया है। बांदा में एक मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरोप है कि मस्जिद के ऊपर अवैध तरीके से दूसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। इसी बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस भी प्रदर्शन करने वाले लोगों के सामने बेबस दिखाई दी। पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारी मस्जिद में तोड़फोड़ करते दिखाई दी। तो हम प्रशासन को बुला के दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि आप देखिए कि आपके आदेश की अवहेलना किस लिए हो रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। साथ ही तोड़फोड़ के जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। जो बलखंडी नाका क्षेत्र में जो कि थाना कोतवाली नगर में लगता है, वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। दिल्ली के निकी मर्डर केस से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी साहिल ने हत्या का जुर्म कबूल लिया है। पुलिस को इस केस में अहम सबूत यानी निक्की का मोबाइल फोन बरामद हो चुका है और जानकारी के मुताबिक साहिल ने फोन का पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया था। अब पुलिस साहिल की निशानदेही पर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में आरोपी साहिल गहलोत ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में साहिल ने सच उगल दिया। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच साहिल ने निक्की की हत्या की। साहिल ने पूछताछ में खुलासा किया कि निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में उसने निक्की का मर्डर किया। बुधवार को निक्की का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें यह पुष्टि हो गई कि निक्की की हत्या गला घोंटकर ही की गई थी। जिस पार्किंग की लोकेशन आरोपी साहिल ने बताई है, क्राइम ब्रांच की टीम्स उस लोकेशन पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। वहीं साहिल के पास से निक्की का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। साहिल और निक्की की व्हाट्सएप चैट इस जांच में काफी महत्वपूर्ण है। ये बात साहिल जानता था, इसीलिए उसने फोन का सारा डेटा भी डिलीट कर दिया और फोन बंद करके अपने पास रख लिया। साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान पूछताछ में ऐसे और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो निक्की मर्डर केस में आरोपी साहिल ने क्राइम ब्रांच के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। आरोपी साहिल ने पुलिस को यह बताया कि वो निक्की यादव के साथ गोवा जाना चाहता था। हालांकि पुलिस को शक है कि आरोपी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वारदात के दिन निक्की अपना लगेज लेकर गई थी, जबकि आरोपी साहिल अपना लगेज साथ नहीं लाया था। दिल्ली के निक्की मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी क्राइम ब्रांच को आरोपी साहिल से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां मिली हैं। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल ने बताया कि वो निक्की को लेकर गोवा जाना चाहता था, लेकिन उन्हें गोवा की टिकट नहीं मिली। हालांकि पुलिस को शक है कि आरोपी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वारदात के दिन निक्की अपना लगेज लेकर गई थी, जबकि आरोपी साहिल अपना लगेज साथ नहीं लाया था। सूत्रों की माने तो आरोपी साहिल ने क्राइम ब्रांच के सामने निक्की की हत्या की डिटेल बताई, जिसके मुताबिक 9 फरवरी को सगाई के बाद साहिल रात करीब 1 बजे चचेरे भाई की कार से निक्की के फ्लैट पर पहुंचा और सुबह करीब 5 बजे दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। वहां जब टिकट नहीं मिला तो दोनों आनंद विहार गए। वहां भी उन्हें हिमाचल जाने के लिए बस नहीं मिली, जिसके बाद दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। इसी बीच साहिल के घर से बार बार फोन आने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ।
जिसके बाद सुबह 9 बजे साहिल ने निक्की की हत्या की और फिर उसके शव को आगे की सीट पर ही लेटाकर मित्राओ गांव में ले जाकर अपने बंद ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया। कानपुर में अतिक्रमण के दौरान हुई घटना पर ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स में मां बेटी जली। साथ ही ओवैसी ने कहा कि आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, जोड़ने की बात तो करते नहीं। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में अब सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इस एसआईटी में कुल 2 सदस्य हैं, जिसमें कानपुर एडीजी, कानपुर कमिश्नर शामिल हैं। 1 हफ्ते में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और विशेष रूप से जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच शुरू हो गई है और जैसे जैसे जांच की रिपोर्ट आती जाएगी और लोग अरेस्ट होते चले। इस बीच कानपुर हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पीड़ित परिवार का मोबाइल छीना था और गाली गलौज भी की थी। तो ऐसा थोड़ा कि बुलडोजर चल जाएगा, बिना नोटिस किया जाएगा, बिना नोटिस चल जाएगा। यार कानून खुला है ना, रास्ता खुला है, अपना करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर हादसे से संबंधित कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें एक वीडियो में परिवार और पुलिस के बीच अतिक्रमण पर कार्रवाई से पहले बहस हो रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि ये रूलिंग पार्टी की नाकामी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर घमासान हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस घमासान को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी का नया बयान सामने आया। ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कहा, ये खुली नाकामी है जो रूलिंग पार्टी की है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? ओवैसी ने कहा कि भारत की आजादी में खून पसीना बहाने वालों को खत्म किया जा रहा है। जो लोग भारत की आजादी में, जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जैसे जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टीपू सुल्तान का जिन फिर से बाहर आने लगा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि टीपू सुल्तान के समर्थकों की देश में कोई जगह नहीं है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी इस मामले पर कार्रवाई करेगी। कर्नाटक चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और इस बार टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी लगातार सियासी बयान दे रही है। ताजा बयान बीजेपी विधायक नलिन कुमार कटिल का है, जिनका कहना है कि टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸೋರು। ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೊರಮಂತ್ರ। वहीं कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि ये हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल असम सरकार ने एक विज्ञापन में दावा किया था कि देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम में है। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा शुरू हो गया है। देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। दरअसल असम सरकार ने 14 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने की अपील की गई। विज्ञापन में लिखा है कि असम के कामरूप में दाकिनी हिल्स में देश का छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिवरात्रि के लिए असम सरकार के इस विज्ञापन पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता भड़क गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी मेहमान नवाजी तो
असम के मुख्यमंत्री ने की थी जी, तो क्या उसके बदले में ज्योतिर्लिंग उनको दे दिया क्या? इसे लेकर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपले श्रद्धास्थान जिथे लाखो भाविक महाशिवरात्रीच्या रात्री किंवा सकाळी दर्शनाला जातात, हा श्रद्धेचा भाग आहे। ती श्रद्धा सुद्धा महाराष्ट्रातून काढून घेऊन ती आसामला जाण्याचा प्रयत्न। आज तीसरे दिन भी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में आईटी टीम का सर्वे जारी है। पिछले 46 घंटे से आईटी की टीम दफ्तर में मौजूद है। कल मुंबई दफ्तर में 3 से 4 कंप्यूटर सीज किए गए थे और दिल्ली दफ्तर में कर्मचारियों के मोबाइल को क्लोन किया गया। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आईटी का सर्वे बुधवार को भी जारी रहा और माना जा रहा है कि टीम आज भी दोनों शहरों के दफ्तरों पर अपना सर्वे जारी रखेगी। आईटी टीम अब तक मुंबई के दफ्तर से 3 से 4 सीपीयू सीज कर चुकी है। साथ ही दिल्ली के दफ्तर से टीम के कर्मचारियों ने मोबाइल को क्लोन भी किया है। दिल्ली और मुंबई में सिस्टम्स और डेटा स्कैन किया जा रहा है, जिसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर इस सर्वे को लेकर विपक्ष का हमला अभी भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रेस अगर सिर्फ किसी एक रूलिंग पार्टी हो या किसी एक पार्टी की ही तायीद में या तारीफ में न्यूज़ दिखाएगा और उनकी नाकामियों को, उनके मिसगवर्नेंस को नहीं अगर दिखाएगा तो उनको दबाया जाएगा, तो फिर ये जमहूरियत कमजोर पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले ही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर गहमागहमी तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर नाराजगी की हवा बहने लगी और इस बार भी सचिन पायलट ही नाराज हैं। ये नाराजगी आलाकमान के रवैये को लेकर है। दरअसल विवाद 25 सितंबर की उस बैठक को लेकर है जिसमें शामिल ना होकर गहलोत गुट के विधायकों ने अलग बैठक की थी। विधायक दल की बैठक 25 सितंबर को मुख्यमंत्री ने जयपुर में बुलाई थी। वो बैठक नहीं हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और खड़गे वहां थे। बैठक में जो होता है वो अलग मुद्दा है, सहमति और असहमति, लेकिन बैठक नहीं होने दी गई। जो लोग उस बैठक को ना करने और अलग मीटिंग करने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने उन नोटिसों का जवाब दे दिया है, लेकिन अब तक एआईसीसी ने कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि एंटनी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेतृत्व के तहत अनुशासनात्मक समिति इस बात का सबसे अच्छा जवाब दे सकती है कि फैसले में इतनी देरी क्यों हुई। अब सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मतदान के बीच हिंसा की भी खबरें सामने आई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। त्रिपुरा में 60 विधानसभा के लिए मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव में 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 13,53,000 महिला मतदाता हैं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा में सुबह 9 बजे तक करीब 13% मतदान हो चुका है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। अपने मताधिकार के इस्तेमाल के बाद उन्होंने सीपीएम और कांग्रेस पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगाया। त्रिपुरा में मतदान के बीच हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगरतला के पास सीपीएम समर्थक ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए रात के वक्त उनके घर के बाहर बम फेंका गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इस मेले में 28 राज्यों के करीब 1,000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के करीब 1,000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल हुए हैं। इस मेले में 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स के जायके का तड़का लगा रहे हैं।
साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और आभूषण जैसे सामान्य आकर्षण के केंद्र के साथ ही महोत्सव में जनजातीय समुदाय द्वारा उगाए गए श्री अन्न यानी कि मिलेट्स को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां धर्म परिवर्तन न करने पर प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी। आरोपी युवक 6 महीने से महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी में एक महिला को धर्म परिवर्तन न करना उसकी मौत का सबब बन गया। महिला के साथ 6 साल से लिव इन में रह रहे आरिफ नाम के आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। चंदा नाम की महिला अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ मऊ में रहती थी। साल 2016 में चंदा की मुलाकात आरिफ हुसैन से हुई। इसके बाद आरिफ चंदा और उसकी दोनों बेटियों को कौशाम्बी ले आया और चंदा को अपने घर न ले जाने के बजाय किराए का कमरा लेकर रहने लगा। चंदा की बेटी के मुताबिक आरिफ चंदा को उमेरा कहकर बुलाता था। आरोप है कि आरिफ चंदा पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर आरिफ चंदा की आए दिन पिटाई करता था। आरोप है कि 8 फरवरी को आरिफ इलाज करवाने के नाम पर चंदा को मिर्जापुर ले गया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है और आरिफ की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी विवेचना से सारे रहस्यों पर जो भी पर्दा है वो उठ जाएगा कि ये किस प्रकार से उनके साथ रहती थी और पूरे प्रकरण के पीछे क्या है। फिलहाल पुलिस आरोपी आरिफ की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऐसी ही एक जोड़ी इन दिनों चर्चा में है और वो है खुशबू की शादी, जिसने वैलेंटाइन डे के दिन शादी की है। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सच ही कहा गया है कि शादी के लिए जोड़ी ऊपर वाला ही तय करता है। यूपी के अलीगढ़ में एक अनोखी जोड़ी का मिलन हुआ। यहाँ 3 फीट 4 इंच के दूल्हे को 3 फीट की दुल्हनिया मिल गई। दूल्हे इमरान की उम्र 26 साल है और दुल्हन खुशबू 22 साल की है। इमरान के सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है, मगर कम हाइट होने के कारण इमरान की हाइट की दुल्हन नहीं मिल रही थी। घर वाले सालों से इमरान के लिए लड़की खोज रहे थे। इसी बीच इमरान के दोस्त अकरम ने वैलेंटाइन डे वीक उसकी शादी कराने का वादा किया था, जिसे उसने प्रॉमिस डे के दिन पूरा किया। तो मैंने शादी के लिए उसे प्रॉमिस करा था, मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ। तो प्रॉमिस मैंने उससे करा था, अब मैं उसकी शादी करा रहा हूँ। इमरान और खुशबू की शादी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। वहीं अब इमरान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बेहद खुश है। हमारे मालिक साहब ने सपोर्ट करा था कि हम देखेंगे लड़कियों को, कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रहे लोगों का एक और उन्हें झटका लगा है और पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के सामने एक और मुसीबत आ गई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने तेल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। अब ये रेट 272 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। IMF की शर्तों के आगे झुकते हुए पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ऐतिहासिक इजाफा किया है। पाकिस्तान किसी भी स्थिति में IMF से लोन हासिल करना चाहता है और इसके लिए शहबाज सरकार मिनी बजट लेकर आई है। यहां तेल के दामों में 22 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर हो गई। पाकिस्तान में बदतर आर्थिक हालात के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की तुलना कैंसर ग्रस्त मरीज से करते हुए कहा कि इस मुल्क की हालत कैंसर से पीड़ित रोगी जैसी है, जिसका इलाज डिस्प्रिन टैबलेट से किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अभी वही है जहां कुछ दिनों पहले श्रीलंका था। पाकिस्तान में एक ट्रेन में धमाका हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये ब्लास्ट तब हुआ जब पेशावर के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस कैसे रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी और अभी फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है।
बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट तब हुआ जब पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस चिचावतनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। धमाका इकोनॉमी क्लास की बोगी नंबर 4 के वॉशरूम में हुआ। बताया जा रहा है कि धमाकों के वक्त महिला ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचती रही, लेकिन स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने धमाके की जांच शुरू कर दी है। मौके पर रेलवे पुलिस टीम के साथ रेस्क्यू टीम और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंची है, जो ट्रेन के भीतर तलाशी कर रही है। अभी धमाकों की वजहों का पता नहीं लग पाया है।